नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने अतीत, अपने हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो आखिर जानते कैसे हैं? आज हम इतिहास के 3 सबसे बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, कब और कहां। ये सिर्फ एक चैप्टर का नाम नहीं है, बल्कि ये इतिहास को समझने की चाबी है। अच्छा, जैसे ही हम इतिहास या हिस्ट्री शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और हाँ, ढेर सारी तारीखें, राइट? बहुत से लोगों को लगता है कि हिस्ट्री तो बस डेट्स रटने का एक बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इतिहास इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है? चलिए, आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये अपने आप में हिस्ट्री का एक स्टेटमेंट है। 1782 की ये पेंटिंग, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि भारतीय ब्राह्मण खुद अपनी मर्जी से अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटेनिया यानी ब्रिटेन के प्रतीक को सौंप रहे हैं। मैसेज एकदम साफ है कि भारतीय खुद ब्रिटिश शासन चाहते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति के रक्षक के तौर पर देख रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इतिहास को एक खास नजरिए या एजेंडा के तहत बनाया और पेश किया जा सकता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले, तारीखों का क्या महत्व है। दूसरा, इतिहास को अलग अलग पीरियड में बांटने में क्या दिक्कतें आती हैं। तीसरा, कॉलोनियल रूल का असल मतलब क्या है। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का क्या रोल है। और आखिर में हम उन सोर्सेस की बात करेंगे जो हमें ऑफिशियल कहानी से कुछ अलग बताते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, तारीखें। आखिर ये इतिहास में इतनी जरूरी क्यों हैं? क्या हम इनके बिना अतीत को समझ सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। देखिए, एक जमाना था जब इतिहास मतलब राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी। उस वक्त तारीखें एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह थीं। वो हमें बताती थीं कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई या कौन सी बड़ी लड़ाई कब लड़ी गई। ये डेट्स हमें घटनाओं को एक सीक्वेंस में रखने, कॉज और इफेक्ट को समझने और समय के साथ हुए बदलावों को ट्रैक करने में मदद करती हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। जरा इस पुराने लिप्टन चाय के ऐड को देखिए। क्या हम कोई एक फिक्स तारीख बता सकते हैं जब भारतीयों ने चाय पीना शुरू किया? नहीं, ये तो एक लंबी प्रक्रिया थी, एक आदत थी जो समय के साथ बनी। वैसे ही रेलवे का बनना या राष्ट्रवाद का उठना, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसीलिए आज का इतिहास सिर्फ कब के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों जैसे सवालों पर ज्यादा फोकस करता है। चलिए अब एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। जब हम इतिहास के लंबे दौर को पढ़ते हैं, तो उसे समझने के लिए चैप्टर्स या पीरियड्स में बांट देते हैं, जिसे कहते हैं पीरियडाइजेशन। लेकिन सवाल यह है कि यह बंटवारा किया कैसे जाता है और क्या यह हमेशा न्यूट्रल होता है? साल था 1817। जेम्स मिल, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, जो मजे की बात है कि कभी भारत आए भी नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब का असर न सिर्फ ब्रिटिश अफसरों पे पड़ा, बल्कि इसने दशकों तक भारतीय इतिहास को देखने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एक तरफ है मिल का बंटवारा और दूसरी तरफ है वो बंटवारा जो ज्यादातर इतिहासकार आज इस्तेमाल करते हैं। मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और दूसरी तरफ है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अतीत को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को दिखाता है। यूपीएससी मेंस जैसे एग्जाम्स में हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन पर अक्सर सवाल आते हैं, और मिल का ये विभाजन कॉलोनियल दृष्टिकोण का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो मिल का ये विभाजन इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों था? क्योंकि ये एक गहरी औपनिवेशिक सोच पर आधारित था। मिल को लगता था कि एशिया की सारी सोसाइटीज यूरोप से कम सभ्य हैं। उनके हिसाब से भारत को सिविलाइज करने के लिए ब्रिटिश शासन बहुत जरूरी था। इसीलिए उनके लिए ब्रिटिश काल तरक्की का काल था और उससे पहले के सारे काल अंधकार के युग। ये बंटवारा ना सिर्फ एक तरह की सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देता है, बल्कि ये साफ साफ दिखाता है कि इतिहास का बंटवारा कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। ये हमेशा किसी न किसी आइडियोलॉजी को दिखाता है। हमने अभी अभी औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट की बात की, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन या कॉलोनियलिज्म आखिर होता क्या है।
सीधे शब्दों में कहें तो कॉलोनियलिज्म तब होता है जब एक देश दूसरे पर कब्जा करके उसे कंट्रोल करता है और फिर उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और कल्चर को अपने फायदे के लिए बदल देता है। जैसे अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर कपास और नील जैसी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए जोर दिया क्योंकि उसकी जरूरत उन्हें अपनी फैक्ट्रियों के लिए थी। इससे भारत में फूड सिक्योरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये कॉलोनियलिज्म का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि हम पिछले 250 सालों का भारतीय इतिहास लिखते कैसे हैं? इतिहासकारों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है अंग्रेजों के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हर चीज को लिखने और डॉक्यूमेंट करने का एक जुनून सा था। उन्हें लगता था कि किसी भी मसले पर ठीक से स्टडी और डिबेट करने के लिए उसका लिखा हुआ होना जरूरी है। इसलिए हर निर्देश, हर योजना, हर पॉलिसी, हर समझौते और हर जांच को बहुत ध्यान से लिखा जाता था। इससे इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा पेपर ट्रेल तैयार हो गया और इन डॉक्यूमेंट्स को सहेजने के लिए उन्होंने बाकायदा अभिलेखागार यानी आर्काइव्स और संग्रहालय जैसे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में बने नेशनल आर्काइव्स की है, जिसे 1920 में बनाया गया था। ये इमारत खुद इस बात का सबूत है कि अंग्रेज इन रिकॉर्ड्स को कितना ज्यादा महत्व देते थे। अच्छा, लिखने के अलावा अंग्रेजों का एक और बड़ा टूल था सर्वेक्षण या सर्वेस। उनका मानना था कि किसी देश पर अच्छे से शासन करने के लिए उसे अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल्ड सर्वेस करवाए, जमीन के नक्शे बनाए, रेवेन्यू का पता लगाया और यहां तक कि पेड़ पौधों, जानवरों और लोकल कल्चर्स को भी डॉक्यूमेंट किया। ये सब कुछ कंट्रोल के लिए नॉलेज इकट्ठा करने के बारे में था। तो हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, पर क्या इससे हमें पूरी कहानी मिल जाती है? क्या इन दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है? यहीं पर सबसे क्रूशल पॉइंट आता है। ये सभी सरकारी दस्तावेज हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें यही बताते हैं जो सरकारी अफसर सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वे क्या बचाकर रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हम ये नहीं समझ सकते कि देश के आम लोग क्या महसूस करते थे और उनके एक्शंस के पीछे की असली वजह क्या थी। 1857 के विद्रोह का ही उदाहरण लेते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में विद्रोहियों को गद्दार, लालची और जंगली बताया गया है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? उन सिपाहियों की शिकायतों, उनके डर और उनकी उम्मीदों का क्या? उनके नजरिए को समझने के लिए हमें ऑफिशियल कहानी से आगे देखने की जरूरत है। तो फिर इतिहासकार इन दूसरी आवाजों को कहां ढूंढते हैं? इसके लिए वो लोगों की पर्सनल डायरीज, तीर्थयात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत, आत्मकथाएं, बाजार में बिकने वाली छोटी छोटी किताबें, अखबार, कविताएं और उपन्यासों जैसे सोर्सेस का सहारा लेते हैं। हाँ, इन सोर्सेस को खोजना और समझना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये हमें अतीत की एक ज़्यादा गहरी और रिच अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। अगर सारे सोर्सेस, चाहे वो ऑफिशियल हों या पर्सनल, कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, तो हम कभी भी इस बात के करीब कैसे पहुंच सकते हैं कि असल में क्या हुआ था? जवाब छिपा है एक इतिहासकार के हॉनर में। कई सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन करना, उनके बायस को समझना और उनके बीच के गैप्स को भरकर अतीत की एक ज्यादा मुकम्मल और बैलेंस तस्वीर बनाना। क्योंकि इतिहास सिर्फ तथ्य खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी सही व्याख्या करने के बारे में है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या स्कूल में कभी ऐसा लगा कि इतिहास मतलब बस घटनाओं और तारीखों की एक लंबी बोरिंग सी लिस्ट? बिल्कुल लगा होगा, है ना? पर असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोचिए, जब कोई भी घटना होती है, कोई एक्सीडेंट मान लीजिए, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या सवाल आते हैं? यही ना कि अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। बस इतिहास भी हमारी इसी नेचुरल क्यूरोसिटी, इसी जानने की इच्छा पर काम करता है। ये हमें घटनाओं की तह तक जाने के लिए उकसाता है। तो ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये तो कैसे और क्यों का खेल है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, तो फिर इन डेट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, एक जमाना था जब इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी घटनाओं की कहानी माना जाता था, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ या किस राजा का राज्याभिषेक किस साल हुआ। अब ऐसी घटनाओं की तो एक पक्की तारीख होती ही है, तो जाहिर है जब इतिहास का फोकस ही इन चीजों पर था, तो तारीखें अपने आप में बहुत जरूरी हो गईं। लेकिन अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या इसकी कोई एक तारीख हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना? और ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास में हर बदलाव एक झटके में नहीं होता। लोगों ने एक सुबह उठकर अचानक चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ये तो धीरे धीरे एक आदत बनी, एक प्रोसेस था ये। ठीक वैसे ही
जैसे भारत में ब्रिटिश शासन किसी एक दिन में शुरू नहीं हो गया। ये भी एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। इसलिए ऐसे बदलावों के लिए कोई एक तारीख बता पाना नामुमकिन है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल निकल कर आता है, अगर तारीखें चुननी ही हैं तो ये कौन तय करता है कि कौन सी तारीखें पढ़ाई जाएंगी और कौन सी नहीं? अब जरा इस पर नजर डालिए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जब भारत का इतिहास लिखा तो पता है वो किसकी कहानी थी? वो उनके अपने गवर्नर जनरलों की कहानी थी। हिस्ट्री शुरू होती है पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से और खत्म हो जाती है आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पर। मतलब ऐसा लगता है जैसे इन वाइसरॉय के आने जाने के अलावा उस जमाने के भारत में कुछ और हो ही नहीं रहा था। जैसे आम लोग, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष वो तो थे ही नहीं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम जो तारीखें पढ़ते हैं वो कोई अटल सच्चाई नहीं है, वो एक चुनाव है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास कौन लिख रहा है और उसकी नज़र में क्या जरूरी है। जिस घटना को वो अहमियत देगा उसी से जुड़ी तारीख इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जेम्स मिल। 1817 में इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया और उसका आधार क्या था? शासकों का धर्म। यहां फर्क एकदम साफ है। एक तरफ मिल हैं जो इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकार हैं जो समाज में आए बदलावों के हिसाब से इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में देखते हैं। और मिल के नजरिए में यही सबसे बड़ी गड़बड़ थी। सोचिए, जब आप एक पूरे दौर को सिर्फ राजा के धर्म से पहचानते हैं तो आप उस समय में जी रहे लाखों करोड़ों आम लोगों की जिंदगियों, उनके विश्वासों और उनकी अलग अलग संस्कृतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर इतिहास सिर्फ एक व्याख्या है तो सवाल ये है कि इतिहासकार ये व्याख्या किस आधार पर करते हैं? जवाब है सबूतों के आधार पर, यानी सोर्सेस के आधार पर। अंग्रेजों की एक खास बात थी, उन्हें हर चीज लिख कर रखने का जुनून था। उनका मानना था कि किसी देश पर अच्छे से शासन करना है तो उसे ठीक से जानना बहुत जरूरी है, और इसी जानने के लिए उन्होंने सर्वे करवाए, नक्शे बनवाए और हर छोटी बड़ी चीज का दस्तावेज तैयार किया। और इसी सोच का नतीजा था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे संस्थानों का बनना, जहां आज भी वो पुराने दस्तावेज सहेज कर रखे गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सरकारी रिकॉर्ड्स हमें पूरी कहानी बताते हैं या फिर ये सिर्फ कहानी का एक ही पहलू दिखाते हैं? और यहीं पे आकर तस्वीर एक तरफा हो जाती है। ये जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें ये तो बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारी क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और वो आने वाले समय के लिए क्या बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू कहाँ है? उस वक्त भारत के आम लोग क्या महसूस कर रहे थे? उनकी कहानी कहाँ है? उनकी आवाज़ कहाँ है? और उनकी कहानी जानने के लिए हमें इन सरकारी फाइलों से बाहर निकलकर देखना पड़ता है, डायरी, अखबार और उस जमाने की आम किताबों में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए भारत में ब्रिटिश दौर को समझने के लिए एक बेहतर नजरिए पर बात करते हैं। कई इतिहासकार ब्रिटिश काल की जगह औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल एरा शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक शासन का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं होता। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ताकतवर देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, यहां तक कि सांस्कृतिक रूप से भी कब्जा कर लेता है और अपने फायदे के लिए उसके संसाधनों का इस्तेमाल करता है। साफ शब्दों में कहें तो इस व्यवस्था में गुलाम बनाए गए लोगों के लिए बराबरी या आज़ादी जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। ये सिर्फ एक दौर का बदलना नहीं था, ये पूरी तरह से शोषण पर आधारित एक सिस्टम था। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इतिहास कोई एक तयशुदा पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है। ये हमेशा एक व्याख्या होती है, और ये व्याख्या इस पर निर्भर करती है कि कहानी कौन सुना रहा है, किन सबूतों के आधार पर सुना रहा है और उसकी नज़र में क्या जरूरी है। और ये पूरी बातचीत हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। अगर इतिहास हमेशा लिखा और दोबारा लिखा जाता है तो जरा सोचिए, आज का इतिहास कौन लिख रहा है? किसकी कहानी लिखी जा रही है और किसकी कहानी जानबूझकर छोड़ी जा रही है? क्या कभी सोचा है कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों की एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो कैसे देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शासक बन गई? ये सिर्फ एक व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की कहानी है जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये साल है 1857
और यहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को एक ब्रिटिश अफसर के सामने पेश किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक मामूली व्यापारिक कंपनी के सैनिक उसी साम्राज्य के बादशाह को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसकी इजाजत से वो इस देश में व्यापार करने आए थे। आखिर ये हुआ कैसे? व्यापारियों का एक छोटा सा गुट इतना ताकतवर कैसे बन गया? बस इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास के उस दौर में ले जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस अविश्वसनीय बदलाव को अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी भारत पहुंची कैसे, फिर कैसे व्यापार की जगह धीरे धीरे जंग ने ले ली। इसके बाद हम प्लासी की उस एक निर्णायक लड़ाई पर बात करेंगे जिसने सारा खेल पलट दिया। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपनी का शासन पूरे भारत में फैलता गया, और आखिर में हम ये समझेंगे कि उन्होंने यहाँ किस तरह का एक नया राजकाज का सिस्टम बनाया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब यूरोप की अलग अलग व्यापारिक कंपनियां समंदर के रास्ते भारत के तटों पर दस्तक दे रही थीं। ये सब शुरू हुआ साल 1600 में। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी ने वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर यानी एक शाही इजाजतनामा हासिल किया। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक तरह का गोल्डन टिकट था। इस चार्टर ने कंपनी को पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। मतलब सीधा था, इंग्लैंड की कोई और कंपनी आकर यहाँ उनके कॉम्पिटिशन में नहीं खड़ी हो सकती थी। वो इस खेल के अकेले खिलाड़ी बनना चाहते थे। लेकिन मैदान में अंग्रेज अकेले नहीं थे। उनसे पहले ही पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ अपनी जगह बना चुके थे। और दिक्कत ये थी कि हर कोई एक ही चीज के पीछे था, भारत का महीन सूती कपड़ा, रेशम और सबसे बढ़कर यहाँ के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। यूरोप में इन चीजों की मांग इतनी ज्यादा थी कि ये कंपनियां एक दूसरे को बाजार से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। नतीजा, समंदर में और जमीन पर भयंकर लड़ाइयां होने लगीं, जहां एक दूसरे के जहाज डुबो दिए जाते थे और रास्ते बंद कर दिए जाते थे। और बहुत जल्द व्यापार की ये दुश्मनी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। अब लड़ाई सिर्फ यूरोप की ताकतों के बीच नहीं थी, बल्कि अब कंपनी सीधे सीधे भारत के शासकों से टकराने वाली थी। इस टकराव की जड़ में एक शब्द था, फरमान। ये मुगल बादशाह औरंगजेब का दिया हुआ एक शाही हुक्म था, जिसने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स या ड्यूटी दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी के अफसर अपने निजी व्यापार के लिए भी इस छूट का फायदा उठाने लगे। अब जरा सोचिए, बंगाल के नवाब के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत रही होगी। उनकी आंखों के सामने उनके ही सूबे का सारा राजस्व डूबा जा रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ मामला बिल्कुल आमने सामने का हो गया था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे। एक तरफ बंगाल के नवाब कह रहे थे कि कंपनी को बाकी लोगों की तरह टैक्स देना होगा और अपनी किलेबंदी रोकनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी और ज्यादा छूट और ज्यादा जमीन और अपने किलों को मजबूत करने का हक मांग रही थी। अब ये टकराव टाला नहीं जा सकता था। और इसी बढ़ते टकराव का अंजाम हुआ 1757 की प्लासी की लड़ाई। वो एक लड़ाई जिसने भारत में कंपनी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था ये शख्स, रॉबर्ट क्लाइव। वो बहुत ही होशियार और एक शातिर रणनीतिकार था। उसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की फौज की कमान सौंपी गई थी। लेकिन क्लाइव ये बात अच्छी तरह जानता था कि नवाब की फौज बहुत बड़ी है और सीधी लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने लड़ने की बजाय एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। और यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। प्लासी की लड़ाई, जिसे भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, वो लड़ाई असल में कभी लड़ी ही नहीं गई। ये एक धोखा था, एक सोची समझी साजिश। क्लाइव ने नवाब के एक सेनापति मीर जाफर से गुप्त सौदा किया और उसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया। लड़ाई के दिन मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में बस चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक भी गोली नहीं चलाई। सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ और वो बड़ी आसानी से हार गए। भारत की किस्मत का फैसला एक जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक बंद कमरे के सौदे में हुआ था। और इस जीत का मतलब क्या था, ये खुद क्लाइव के शब्दों से बेहतर कौन बता सकता है। उसने लिखा कि अब उनके हाथ सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी का जरिया लग गया है। आज के हिसाब से ये अरबों रुपए के बराबर की रकम थी। बस एक ही झटके में बंगाल का पूरा खजाना अब कंपनी के हाथों में था और यही पैसा उनके साम्राज्य को फैलाने का ईंधन बनने वाला था।
बंगाल से मिली इसी बेहिसाब दौलत के दम पर कंपनी ने अपनी फौजी ताकत को कई गुना बढ़ाया और पूरे भारत में अपने राज का विस्तार करना शुरू कर दिया। जरा इन नक्शों पर एक नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए कैसे सिर्फ 60 साल के अंदर 1797 से 1857 तक ये जो लाल रंग है जो ब्रिटिश कब्जे वाले इलाके को दिखाता है, वो कुछ तटीय इलाकों से बढ़कर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक आंधी की तरह फैल गया। ये विस्तार अविश्वसनीय रूप से तेज था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा विस्तार हुआ कैसे? खैर, इसके दो मुख्य तरीके थे। पहला, सीधी जंग करके राज्यों को जीत लेना, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा कारगर था, वो था राजनीतिक चालों और संधियों के जरिए राज्यों को हड़प लेना। यानी तलवार और कलम दोनों का बराबर इस्तेमाल किया गया। सहायक संधि एक ऐसी ही शातिर चाल थी। कागज पर तो ये एक दोस्ती का समझौता लगता था। भारतीय शासकों से कहा जाता था कि वो अपनी फौजें भंग कर दें और अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना पर निर्भर रहें, जिसका खर्च भी उन्हें ही उठाना होता था। लेकिन असल में ये उनकी आज़ादी छीनने का एक तरीका था। अगर कोई राजा पैसा नहीं दे पाता तो उसके राज का एक बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया जाता था। धीरे धीरे वो अपने ही महल में कैदी बनकर रह जाते थे। दूसरी नीति थी विलय नीति, और ये तो और भी सीधी थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे या पुरुष वारिस के हो जाती तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी के शासन में चला जाता था। ये एक ऐसा नियम था जिसे कंपनी ने खुद बनाया और खुद ही लागू किया, और इसी का इस्तेमाल करके सतारा, संबलपुर और नागपुर जैसे कई बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हर किसी ने आसानी से घुटने टेक दिए। कुछ शासकों ने बहुत जबरदस्त मुकाबला किया, और इनमें सबसे बड़ा नाम था मैसूर के टीपू सुल्तान का, जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता था। वो एक बहादुर और दूर की सोचने वाले शासक थे, जिन्होंने कंपनी की ताकत को एक बड़ी चुनौती दी। टीपू ने अंग्रेजों से 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और आखिरकार 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अब जब कंपनी के पास इतना बड़ा इलाका आ गया तो उसे सिर्फ एक व्यापारी की तरह सोचने से काम नहीं चलना था, उसे एक शासक बनना था। तो उसने प्रशासन, कानून और सेना का अपना एक नया ढांचा तैयार किया। तो एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कंपनी को एक नई व्यवस्था बनानी पड़ी। उन्होंने अपने जीते हुए इलाकों को 3 बड़ी प्रशासनिक यूनिट्स में बांटा, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। फिर उन्होंने दीवानी और फौजदारी अदालतों के साथ एक नया कानूनी सिस्टम शुरू किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने एक आधुनिक, पेशेवर और बहुत ही ताकतवर सेना बनाई जो असल में उनके राज की रीढ़ की हड्डी थी। चलिए इस सेना पर जरा करीब से नजर डालते हैं, क्योंकि यही कंपनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। और इसकी सबसे बड़ी और अजीब बात ये थी कि इसकी ताकत इसके भारतीय सैनिक थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था। इन सिपाहियों को यूरोपियन तरीके से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई और नए जमाने की बंदूकें दी गई। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने जाति और धर्म जैसी चीजों को दरकिनार करते हुए एक ऐसी फौजी संस्कृति बनाने की कोशिश की जहां सिपाही की वफादारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए हो। सोचिए, हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान को जीतने में मदद कर रहे थे। और इस सेना के दम पर नतीजा क्या निकला? नतीजा सच में चौंकाने वाला था। 1857 आते आते ये कंपनी सीधे तौर पर भारत की 63% जमीन पर राज कर रही थी, मतलब भारत का लगभग 2/3 हिस्सा। और अगर हम जमीन की नहीं बल्कि लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। उपमहाद्वीप की 78% आबादी अब कंपनी के शासन के अधीन थी। जो कंपनी कभी मसाले बेचने आई थी, वो अब हिंदुस्तान की मालिक बन चुकी थी। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक विदेशी कंपनी ने भारत को जीत लिया, लेकिन ये जीत उसे उन्हीं सैनिकों ने दिलाई जो खुद भारतीय थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये भारतीय सिपाही जो अपनी ही धरती को जीतने में मदद कर रहे थे, वो अपने इन विदेशी आकाओं के बारे में असल में क्या महसूस करते थे? इस सवाल का जवाब हमें 1857 की गदर की कहानी की तरफ ले जाता है। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने भारत आती है, मसालों और कपड़ों का व्यापार, और देखते ही देखते कुछ ही 100 सालों में वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने लगती है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जिसका व्यापार का रास्ता सीधा साम्राज्य तक जा पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे?
एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी। कैसे मुनाफे की भूख धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदल गई। चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो समुद्री रास्ते दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ जहाजों के लिए नहीं थे, ये तो किस्मत और भविष्य के रास्ते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो इस ग्लोबल ट्रेड के बड़े से खेल में बस एक खिलाड़ी बनके उतरी थी। उस वक्त तो बस एक खिलाड़ी। शुरुआत में तो देखिए, कंपनी का मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। और वो व्यापार किस चीज का? भारत के पास कुछ ऐसा था जिसकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। ये लिस्ट देखिए, महीन सूती कपड़े, शानदार रेशम और फिर मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये सिर्फ सामान नहीं था, ये उस समय का सोना था, लिटरली। यूरोप के बाजारों में इन चीजों की इतनी डिमांड थी कि लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। और जाहिर है कंपनी इसी बड़े मुनाफे के लिए तो भारत आई थी। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी इस खेल में अकेली नहीं थी। पुर्तगाली तो पहले से ही गोवा में जमे हुए थे, फिर डच आ गए और उनके ठीक पीछे पीछे फ्रांसीसी भी। तो ये कोई खाली मैदान नहीं था भाई, ये तो एक ऐसा भीड़-भाड़ वाला बाजार था जहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलना चाहता था। अब जरा सोचिए, जब हर कोई एक ही चीज खरीदना चाहेगा तो क्या होगा? सिंपल है, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं और मुनाफा वो घटने लगा। बस यहीं पर इन कंपनियों को एक बात समझ में आई कि अगर बाजार पर कब्जा करना है तो अपने राइवल्स को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और बस यहीं से व्यापार ने युद्ध का रूप लेना शुरू कर दिया। और इस बदलाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बना बंगाल। कहानी का रुख अब बंगाल की तरफ मुड़ता है। यही वो जगह है जहां व्यापारिक हितों का टकराव पहली बार एक बड़े सैन्य और राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। और इस पूरे टकराव की जड़ में था ये एक शब्द, फरमान। क्या था ये फरमान? देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने कंपनी को एक शाही आदेश दिया था जिससे वो बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि कंपनी के अधिकारी अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी इस छूट का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे। अब इससे बंगाल के खजाने को तो जबरदस्त नुकसान हो रहा था। और बस यहीं से असली टकराव की नींव पड़ी। और मामला सिर्फ पैसे का नहीं था। 1733 में बंगाल के नवाब ने जो कहा, उससे उस वक्त की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, जब वो पहली बार आए तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदने की अर्जी दी, लेकिन उन्होंने एक मजबूत किला बना लिया। वे लूटपाट करते हैं और राजा की प्रजा को गुलामी में ले जाते हैं। मतलब साफ था, वो आए तो व्यापारी बनकर थे, पर अब उनका बर्ताव शासकों जैसा हो गया था। और फिर आया वो दिन जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1757। जगह थी प्लासी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में कंपनी की छोटी सी सेना। देखिए, प्लासी की लड़ाई में कंपनी की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत के एक शासक को जंग में हरा दिया था। और इसी जीत के साथ कंपनी ने पहली बार असली राजनीतिक ताकत का मजा चखा। प्लासी के बाद कंपनी ने अपना गेम बदल दिया। उन्होंने सोचा, सीधे सीधे शासन करने की जिम्मेदारी क्यों लें? तो उन्होंने एक नई और चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने गद्दी पर ऐसे नवाबों को बिठाना शुरू किया जो सिर्फ नाम के शासक हों, असल में तो वो कंपनी के हाथों की कठपुतली थे। पर ये कठपुतलियों का खेल भी इतना आसान नहीं था। पहले मीर जाफर को नवाब बनाया। जब उसने कंपनी की मांगों पर सवाल उठाए तो उसे हटा दिया। उसकी जगह मीर कासिम को ले आए। लेकिन मीर कासिम ने भी जब शिकायतें शुरू की तो उसे 1764 में बक्सर की लड़ाई में हरा दिया और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कठपुतली शासक भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नाचने वाले नहीं थे। और जब मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया तो जानते हैं उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? पूरे 5 लाख रुपए हर महीने। जी हाँ, हर महीने। ये सारा पैसा कंपनी अपने युद्धों और व्यापार के खर्चों के लिए इस्तेमाल करती थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय शासकों पर कितना जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर था।
तो इस पूरे कठपुतली वाले नाटक से तंग आकर रॉबर्ट क्लाइव ने आखिर में कह ही दिया, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। मतलब साफ था, अब पर्दे के पीछे से काम करने का समय खत्म। कंपनी ने फैसला कर लिया था कि अब वो खुद बागडोर संभालेगी। और बस यही वो पल था जब कंपनी आधिकारिक तौर पर एक व्यापारिक शक्ति से एक क्षेत्रीय शासक बन गई। ये हुआ 1765 में, जब मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी। अब दीवानी का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब था बंगाल से टैक्स यानी राजस्व वसूलने का अधिकार। सोचिए, कंपनी के हाथ में पूरे बंगाल के विशाल खजाने की चाबी आ गई थी। ये एक असली गेम चेंजर था। अब पूरा खेल ही बदल गया था। कैसे? देखिए, पहले कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब वो भारत के ही पैसे से भारत का ही सामान खरीद सकते थे, अपनी सेना का खर्चा उठा सकते थे, अपने किले और दफ्तर बना सकते थे, सब कुछ भारत के ही राजस्व से। तो अब तक कंपनी के पास सैन्य ताकत थी और पैसा भी था। अब अपने दबदबे को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक तीसरा और बहुत ही खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। ये हथियार था कूटनीति का एक जाल, जिसे नाम दिया गया सहायक संधि। ये सहायक संधि एक बहुत ही चालाक पॉलिसी थी। होता क्या था इसमें? भारतीय शासकों से कहा जाता था कि आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी एक सहायक सेना रखेंगे, बस आपको सेना के रखरखाव का खर्चा देना होगा। बदले में कंपनी उन्हें बाहरी हमलों से बचाने का वादा करती थी। अगर सच कहें तो ये अपनी आज़ादी को किराए पर देने जैसा था। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इस जाल को 4 चरणों में बुना गया। पहले कंपनी किसी खास युद्ध के लिए अपनी सेना उधार देती थी। फिर ब्रिटिश और स्थानीय सैनिक किसी कॉमन दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ते थे। तीसरे स्टेज में शासक को एक परमानेंट ब्रिटिश सेना के लिए फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती थी। और आखिर में अगर शासक पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे अपने राज्य का एक हिस्सा हमेशा के लिए कंपनी को देना पड़ता था। और यकीन मानिए, ये पॉलिसी, ये जाल जबरदस्त कामयाब रहा। हैदराबाद, मैसूर, अवध, यहाँ तक कि पेशवा और सिंधिया जैसे मराठा सरदार भी एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य इस संधि के जाल में फंसते चले गए। नतीजा, पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश कंट्रोल जंगल की आग की तरह फैल गया। और भारतीय राज्यों के लिए इसका अंजाम बहुत ही भयानक था। भारतीय शासक सिर्फ नाम के राजा बनकर रह गए। उनकी अपनी सेनाएं तो खत्म ही हो चुकी थी, उनके राज्य भारी कर्ज में डूब गए, और उनकी आज़ादी, वो तो बस नाम की ही रह गई थी, असल में वो खत्म हो चुकी थी। तो घूम फिर कर हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये सब बस यूं ही हो गया? मतलब व्यापार का एक नेचुरल नतीजा, या फिर ये शुरू से ही एक सोची समझी कैलकुलेटेड कॉर्पोरेट साजिश थी, एक देश पर कब्जा करने की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, और इसका जवाब शायद इतना सीधा भी नहीं है। आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते हिंदुस्तान के विशाल ग्रामीण इलाकों की शासक बन बैठी। और ये कहानी सिर्फ कब्जे की नहीं है, बल्कि ये इस बात की है कि कैसे भारत की खेती और अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तरह से बदल दिया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है ना ठीक इसी एक पल से। साल था 1765, जब मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब दीवान बनाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रातों रात एक झटके में जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे साम्राज्य की, कह लीजिए, फाइनेंस कंट्रोलर बन गई। अब सोचिए, इतनी बेहिसाब ताकत तो मिल गई, पर साथ में एक बहुत बड़ा सरदर्द भी आया कि भाई इतने बड़े इलाके और उसके पैसे कौड़ी यानी राजस्व को असल में मैनेज कैसे किया जाए। और हुआ ये कि दीवान बनने के बाद जब कंपनी ने खजाने में झांका तो पता चला कि वो तो लगभग खाली पड़ा है। बंगाल की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। कारीगर गांव छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत कम कीमत पर सामान खरीदा जा रहा था। और खेती तो बस चौपट होने ही वाली थी। अब कंपनी के अपने खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सवाल ये था कि पैसा आएगा कहाँ से? तो बस इसी पैसे की समस्या को सुलझाने के लिए कंपनी ने एक रेगुलर इनकम की तलाश शुरू की। और इसका जरिया क्या था? जमीन। उन्होंने तय किया कि जमीन से टैक्स वसूलने के लिए नए नए सिस्टम बनाए जाएंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये पूरे ग्रामीण इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने का एक तरीका था।
तो उस वक्त कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। जमीन से एक रेगुलर और भरोसेमंद इनकम, एक फिक्स्ड इनकम कैसे पक्की की जाए। और यही वो सवाल था जिसने आने वाली सभी रेवेन्यू पॉलिसीज की नींव रखी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी की इसी मंशा को समझना बहुत जरूरी है। तो उनका पहला और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था 1793 का परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या था? इसमें रेवेन्यू की रकम को हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया गया और जिम्मेदारी दी गई राजाओं और तालुकदारों को, जिन्हें अब जमींदार कहा जाने लगा। उनका काम था किसानों से लगान वसूलना और कंपनी को उसका तय हिस्सा चुका देना। लेकिन देखिए, यह सिस्टम कितना अजीब था। ये लगभग हर किसी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। कैसे? रेवेन्यू फिक्स था, तो अगर जमीन की पैदावार बढ़ भी जाए तो कंपनी को कोई फायदा नहीं। जमींदार जो रेवेन्यू तय किया गया था वो इतना ज्यादा था कि वो चुकाई ही नहीं पाते थे और उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। और बेचारे किसान, उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। उन पर जुल्म होता रहा और उनकी जमीन कब छीन जाए कोई गारंटी नहीं थी। अब जब परमानेंट सेटलमेंट फेल होने लगा तो कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों में नए तरीकों पर काम करना शुरू किया और इन्हीं में से एक थे ये साहब, टॉमस मुनरो। इन्होंने दक्षिण भारत में एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम की नींव रखी जिसे रयतवाड़ी कहा गया। अच्छा, अब जरा इन तीनों सिस्टम्स को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। और हाँ, जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टेबल तो समझ लीजिए कि एकदम मस्ट नो है। सबसे पहले बंगाल में था परमानेंट सेटलमेंट, जहां सारा दारोमदार था जमींदार पर। फिर नॉर्थ वेस्ट में आया महालवाड़ी सिस्टम। यहाँ क्या था? यहाँ पूरे गांव यानी महाल की जिम्मेदारी थी और उनकी तरफ से गांव का मुखिया टैक्स देता था। और फिर देखिए दक्षिण भारत में आया रैयतवाड़ी, बिल्कुल अलग। इसमें कंपनी ने बिचौलियों को हटा दिया और सीधा किसानों मतलब रैयतों से डील की। तीनों में कितना फर्क है ना? टैक्स वसूलने के अलावा कंपनी का एक और बड़ा मकसद था। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय देहात को अपनी फैक्ट्रियों के लिए एक कच्चा माल के सप्लायर में बदल दिया। मतलब अब किसान वो नहीं उगाएंगे जो वो चाहते हैं, बल्कि वो उगाएंगे जिसकी जरूरत ब्रिटिश इंडस्ट्री को है, जैसे अफीम और नील। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ है भारत की पारंपरिक कलमकारी प्रिंट और दूसरी तरफ है इंग्लैंड का मशहूर मॉरिस कॉटन प्रिंट। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो गहरा चटक नीला रंग। और ये रंग आता था भारतीय नील से। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय नील की यूरोप में डिमांड कितनी जबरदस्त रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय नील के पीछे सब इतने दीवाने क्यों थे? वजह बिल्कुल सीधी थी। उसका जो गहरा शाही नीला रंग था वो यूरोप के कपड़ा रंगने वालों को बहुत पसंद था, खासकर उस दौर में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कपड़ा उत्पादन आसमान छू रहा था। अब नील की खेती के दो मेन सिस्टम थे, निज और रैयती। निज सिस्टम में जो बागान मालिक थे वो खुद अपनी जमीन पर नील उगाते थे, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि बड़े बड़े उपजाऊ खेत एक साथ मिलना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने अपनाया रैयती सिस्टम। इसमें वो किसानों को कर्ज देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करते थे, जिसके तहत किसान को अपनी जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था। और ये नील बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम था। पहले तो पौधों को काटो, फिर उन्हें पानी से भरे हौदों में घंटों तक सड़ाओ, फिर उस घोल को मजदूर घंटों तक डंडों से पीटते थे और तब जाकर कहीं नील का गूदा नीचे बैठता था, जिसे निकालकर सुखाया जाता था। बहुत मेहनत का काम था ये स्लाइड हमें उस दौर की एक नील फैक्ट्री की झलक देती है। इन हौदों को देखिए, इनमें मजदूरों को घंटों तक कमर गहरे बदबूदार घोल में खड़े रहकर काम करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि काम करने के हालात कितने अमानवीय और मुश्किल रहे होंगे। और जब शोषण और जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? एक जबरदस्त विद्रोह। यही हुआ नील की खेती के मामले में। इसे ब्लू रिबेलियन या नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये किसानों की लड़ाई थी जबरदस्ती नील की खेती के खिलाफ, और उनकी एक ही आवाज थी, हम भीख मांग लेंगे पर नील तो हरगिज नहीं उगाएंगे। सोचिए, ये शब्द 1860 में नील कमीशन के सामने एक मामूली किसान हाजी मुल्ला ने कहे थे। कितनी हिम्मत रही होगी। बस ये एक लाइन ही उनका सारा दर्द, उनकी तकलीफ और उनका जो फौलादी इरादा था वो सब कुछ बयां कर देती है। और ये विद्रोह शुरू हुआ मार्च 1859 में, जब बंगाल में हजारों किसानों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। और देखते ही देखते ये एक आंदोलन बन गया।
किसानों ने तलवारों, भालों और तीर कमान से नील की फैक्ट्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जो बागान मालिकों के एजेंट यानी गुमास्ते लगान वसूलने आते, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन्हें पीटा गया। ये एक बहुत ही संगठित लड़ाई थी। और इसका नतीजा क्या निकला? किसानों की एक शानदार जीत। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक नील आयोग बनाना पड़ा, और उस आयोग ने बागान मालिकों को ही दोषी पाया। आयोग ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी किसान को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बस इस एक फैसले ने बंगाल में नील के कारोबार की कमर तोड़ दी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बंगाल में जब कारोबार ठप हो गया तो ये बागान मालिक अपना बोरिया बिस्तर लेकर बिहार चले गए। और फिर कई साल बाद 1917 में इसी बिहार की धरती पर महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर नील बागान मालिकों के खिलाफ एक और ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे आज हम सब चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि नील विद्रोह हमें क्या सिखाता है? ये हमें किसानों के संगठित प्रतिरोध की उस ताकत के बारे में बताता है जो एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुका सकती है। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जहां सिर्फ मुनाफे की भूख ने न सिर्फ ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर बदल दी, बल्कि एक बहुत बड़े विद्रोह की आग भी लगा दी। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला नीला रंग इतने बड़े विद्रोह की वजह कैसे बन गया? ये कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक बेहद कीमती नीले रंग की, और उन हजारों लाखों किसानों की जो एक दमनकारी सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1765 से। मुगल बादशाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब दीवान का सीधा मतलब था कि बंगाल का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल यानी पैसा वसूलने का सारा काम अब कंपनी के हाथों में आ गया था। तो दीवान होने का मतलब था राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और दीवानी मामलों में फैसला करने का भी हक। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ये जैकपॉट था। मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि उस इलाके के आर्थिक मालिक बन गए थे। देखिए, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ताकि वो अपने व्यापार और दूसरे खर्चे चला सकें। पहले क्या होता था, कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था, भारत से कपास और रेशम जैसे सामान खरीदने के लिए। लेकिन अब तो खेल ही बदल गया था। अब वो बंगाल से ही टैक्स वसूलते और उसी पैसे से यहाँ का सामान खरीदकर यूरोप भेज देते थे। और इस नई पॉलिसी का जो असर हुआ वो सच में बहुत ही भयानक था। इसने एक गहरे आर्थिक संकट को जन्म दिया। और फिर आया 1770 का वो विनाशकारी अकाल। अंदाजा लगाइए, करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने अपनी आमदनी की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया। उन्होंने जमीन पर टैक्स वसूलने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिनका किसानों पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में टैक्स वसूलने के लिए 3 सिस्टम लागू किए: स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। नाम अलग अलग थे, तरीके भी थोड़े अलग थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी। टैक्स की मांग इतनी ज्यादा रखी जाती थी कि किसान बेचारे या तो कर्ज के बोझ तले दब जाते थे या फिर अपना गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते थे। अच्छा, कहानी सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं थी। कंपनी अब किसानों पर दबाव बना रही थी कि वो कुछ खास तरह की फसलें उगाएं, जिन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं, ताकि उन्हें यूरोप में बेचा जा सके। और उन सभी फसलों में एक फसल सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो थी नील। तो बात यह है कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उन्हें चाहिए था एक चटक गहरा नीला रंग। अब यूरोप में एक पौधा होता था वुड, जिससे नीला रंग तो मिलता था, लेकिन वो काफी फीका और बेजान सा होता था। वहीं दूसरी तरफ भारत का नील, उसका रंग एकदम शानदार, गहरा और चटक होता था। बस यही बात भारतीय नील को यूरोप में एक लग्जरी आइटम बना देती थी। और इस चार्ट से ये बात और भी साफ हो जाती है। हुआ ये कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नील की सप्लाई लगभग बंद हो गई, तो ब्रिटेन के पास एक ही ऑप्शन बचा, भारत। और देखते ही देखते ब्रिटेन अपने इस नीले सोने के लिए लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गया। मांग इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। तो इस जबरदस्त मांग ने जमीनी स्तर पर शोषण का एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम बना दिया। एक ऐसा सिस्टम जिसने किसानों को, जिन्हें रैयत कहा जाता था,
एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसमें सबसे आम तरीका था रैयती सिस्टम। अब ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जो ये सुनिश्चित करता था कि किसान हमेशा हमेशा के लिए बागान मालिकों के कर्जदार बने रहें। देखिए कैसे। पहले तो किसानों से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता, फिर उन्हें ऊंची ब्याज दर पर एक कर्ज दिया जाता। इसके बाद उन्हें अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। वही जमीन जिस पर वो चावल जैसी खाने की फसल उगाना चाहते थे। और जब फसल तैयार होती तो बागान मालिक उन्हें इतनी कम कीमत देते कि कर्ज चुकाना तो दूर, अगली फसल के लिए उन्हें एक और लोन लेना पड़ता था। और बस ये चक्र चलता ही रहता था। और बात सिर्फ कर्ज की नहीं थी, एक और बड़ी मुसीबत थी। नील के पौधे की जड़ें इतनी गहरी होती थीं कि वो जमीन की सारी ताकत खींच लेती थीं। इसका नतीजा, जमीन बंजर हो जाती थी। मतलब एक बार नील की फसल कटने के बाद उस खेत में चावल उगाना नामुमकिन हो जाता था। तो किसानों के हाथ में क्या बचता था? सिर्फ कर्ज और बर्बाद खेत। तो ये जो शोषण का सिलसिला था, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक दिन किसानों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़े और जबरदस्त विद्रोह की कहानी। वो तारीख थी मार्च 1859 की। बंगाल में हजार किसानों ने, रैयतों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। विष्णुचरण और दिगंबर बिस्वास जैसे नेताओं की अगुवाई में विद्रोह का बिगुल बच चुका था। और ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक पूरा जन आंदोलन था। इसमें हर कोई शामिल था। तलवार, भाले और तीर धनुष लिए किसान, रसोई के बर्तनों से लड़ती औरतें, स्थानीय गांव के मुखिया और यहाँ तक कि कुछ जमींदार भी किसानों के साथ आ गए थे। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर रहे थे और बागान मालिकों का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे थे। अब ये नील विद्रोह इतना बड़ा और असरदार था कि ब्रिटिश सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। उन्हें मजबूर होकर दखल देना पड़ा और इस पूरे सिस्टम की जांच के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश देना पड़ा। तो सरकार ने नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन बनाया और 1860 में जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो वो बागान मालिकों के तौर तरीकों पर एक सीधा सीधा आरोप थी। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा, नील की खेती रैयतों के लिए फायदेमंद नहीं है। कमीशन ने बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती का दोषी पाया और ये ऐलान किया कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसानों की एक तरह से जीत हुई थी। उन्हें कहा गया कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें पूरा कर दें, लेकिन उसके बाद वो नील की खेती बंद करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। बस इस एक फैसले ने बंगाल में नील के कारोबार को लगभग खत्म ही कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये लड़ाई, ये संघर्ष आगे भी चलता रहा। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। 1860 में नील आयोग ने किसानों के हक में फैसला सुनाया, लेकिन बागान मालिकों ने अपना कामकाज बिहार की तरफ शिफ्ट कर लिया। और फिर सालों बाद 1917 में महात्मा गांधी ने उन्हीं नील बागान मालिकों के खिलाफ बिहार के चंपारण में अपना पहला बड़ा आंदोलन शुरू किया। यानी बंगाल के किसानों की ये लड़ाई आने वाले कई आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जो बाहरी दखलंदाजी से एकदम आजाद थी, जहां जंगल ही घर था और जमीन ही पहचान थी। आज हम लोग इसी दुनिया की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दीकू मतलब बाहरी लोगों के आने से ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। देखिए, ये जो चैप्टर है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। यूपीएससी हो या बीपीएससी, इस टॉपिक से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक शब्द घूमता है, दीकू। सवाल यह है कि आखिर ये दीकू थे कौन, और इससे भी ज्यादा जरूरी, आदिवासी समाज उन्हें अपनी दुनिया के लिए, अपनी पहचान के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मानता था? पता है, अगर हम इस एक सवाल का जवाब ढूंढ लें तो हम उस पूरे संघर्ष की जड़ तक पहुंच जाएंगे जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आदिवासी लोग जीते कैसे थे, फिर जानेंगे कि अंग्रेजों के आने से आखिर बदला क्या। इसके बाद हम बिरसा मुंडा के विद्रोह की आग को समझेंगे, उनके स्वर्ण युग के सपने को देखेंगे और आखिर में इस पूरे आंदोलन की विरासत क्या रही, इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब अंग्रेजों का कोई दखल नहीं था।
एक बात सबसे पहले समझना जरूरी है कि आदिवासी समाज को एक जैसा नहीं था। ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह से रहते थे, नहीं, ये तो अनगिनत संस्कृतियों और जीने के अलग अलग तरीकों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। मतलब जबरदस्त विविधता थी इनमें। और इन सब अलग अलग समुदायों के बीच एक शब्द कॉमन था, एक ऐसा शब्द जो उनके सारे दुखों का, सारी परेशानियों का प्रतीक बन गया, और वो शब्द था दीकू। अब ये दीकू कोई भी हो सकता था, सूदखोर, साहूकार, लालची व्यापारी या फिर खुद अंग्रेज शासक। जो भी बाहरी था वो दीकू था, और उन्हीं को वो अपनी हर मुसीबत की जड़ मानते थे। उनकी दुनिया वाकई में कई रंगों में बटी हुई थी। जैसे कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, मतलब एक जगह जंगल साफ किया, खेती की और फिर जमीन को वापस ठीक होने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ तो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे, शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, बस यही उनका जीवन था। वहीं कुछ और समुदाय जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक ही जगह बसकर पक्की खेती करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है, हर किसी का अपना अलग तरीका था। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये उस गहरे रिश्ते की कहानी कहती है, आदिवासियों का जंगल के साथ जो रिश्ता था। यहाँ डुंगरिया गंध समुदाय की महिलाएं हैं जो जंगल से पत्ते इकट्ठा कर रही हैं। इनसे वो प्लेट्स यानी पत्तले बनाएंगी। आप सोचिए, उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या फल नहीं था, वो तो उनका जीवन था। खाना, घर, पहचान, सब कुछ तो उन्हें जंगल से ही मिलता था। अच्छा, अब ये जूम खेती को थोड़ा और समझते हैं। मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में इसे बेवड़ भी कहते हैं। ये तरीका ना प्रकृति के साथ मिलके काम करने जैसा था। जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया, वहां खेती की, फिर जब जमीन की ताकत थोड़ी कम हो जाती तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता ताकि जंगल वापस उग सके। मतलब ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका था जिससे जमीन कभी बंजर नहीं होती थी। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी समुदाय भारत के किसी एक कोने में नहीं बल्कि कोने कोने में फैले हुए थे। आप देखिए, पूरब में संथाल हैं तो मध्य भारत में गोंड और भील। और ये तो बस कुछ नाम हैं। हर समुदाय का अपना एक रिच इतिहास था, अपनी अलग संस्कृति थी। यही तो भारत की असली विविधता है। और फिर इस शांत अपनी धुन में चल रही दुनिया में एक बाहरी ताकत आई, ब्रिटिश शासन। और यहीं से वो टकराव शुरू हुआ जिसने आदिवासियों की पूरी दुनिया को, उनकी परंपराओं को जड़ से हिलाकर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये जो कंपैरिजन है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। अंग्रेजों के आने से पहले सोचिए, आदिवासी मुखिया अपने इलाके के राजा होते थे। उनकी अपनी पुलिस थी, अपने कानून थे, पूरी इकोनॉमिक पावर थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आया, सब कुछ पलट गया। इन मुखियाओं से उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीन ली गई। अब वो बस अंग्रेजों के बनाए कानून को लागू करने वाली कठपुतलियां बनकर रह गए थे। और ऐसा क्यों किया गया? सीधी सी बात है, सारा कंट्रोल अंग्रेज अपने हाथ में चाहते थे। यहां असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा था। देखिए, अंग्रेजों की सोच एकदम सेट थी, हर चीज कंट्रोल में हो, व्यवस्थित हो। उनके लिए एक जगह बसा हुआ किसान मतलब आसान एडमिनिस्ट्रेशन और टाइम पर टैक्स। लेकिन ये जो घूम घूम कर जीने वाले आदिवासी समूह थे, वो उनके सिस्टम में कहीं फिट ही नहीं बैठते थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई चौकोर चीज को गोल छेद में फिट करने की कोशिश करे। और इस टकराव में घी का काम किया अंग्रेजों की इंडस्ट्रियल जरूरत ने। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और भारत में वो तेजी से रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब इन पटरियों के लिए क्या चाहिए? लाखों लकड़ी के स्लीपर्स। और ये कीमती लकड़ी कहां से आएगी? जवाब साफ था, आदिवासियों के घर से, यानी जंगलों से। ये जो रेलवे लाइनों के नीचे लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते बिछाए जाते हैं, उन्हीं को स्लीपर कहते हैं। और इन्हीं स्लीपरों की जबरदस्त डिमांड थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब था आदिवासियों की जिंदगी पर सीधा हमला। इसके बाद जो हुआ वो एक धीमी पर बहुत ही विनाशकारी प्रक्रिया थी। अंग्रेज एक के बाद एक नए वन कानून लाते गए। पहला कदम, उन्होंने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। दूसरा कदम, झूम खेती जैसे पारंपरिक तरीकों पर बैन लगा दिया। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, उन्होंने आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए, जहां आदिवासियों का घुसना तक मना था। मतलब एक झटके में आदिवासियों को उनके अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया। तो जब अन्याय और शोषण की ये आग चारों तरफ फैल रही थी, तो इसी आग से एक चिंगारी निकली, एक ऐसी चिंगारी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। और उस चिंगारी का नाम था बिरसा मुंडा।
तो चलिए अब बिरसा और उनके उस शक्तिशाली आंदोलन की कहानी को जानते हैं। ये है बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर के जंगलों में ही पले बढ़े बिरसा ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दीकुओं और मिशनरियों के हाथों उनके लोगों का शोषण हो रहा है। कहते हैं उनकी बातों में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि लोगों को उनमें एक मसीहा, एक बचाने वाला दिखने लगा। लोग ये तक मानने लगे थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं जो उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देंगी। ये विश्वास असल में उनकी गहरी हताशा और एक उम्मीद की किरण का प्रतीक था। ये टाइमलाइन बिरसा की छोटी सी लेकिन तूफानी जिंदगी को दिखाती है। देखिए, 1895 में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि चलो अपने गौरवशाली अतीत को वापस लाते हैं। ये बात अंग्रेजों को इतनी खतरनाक लगी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद वो रुके नहीं, बल्कि उनका संघर्ष और भी तेज हो गया। पर अफसोस 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में हैजे से उनकी मौत हो गई और उनके बिना ये आंदोलन बिखर गया। लेकिन पता है, इस आंदोलन को जो बात सबसे खास बनाती है वो सिर्फ इसका विद्रोह नहीं है, बल्कि इसके पीछे का सपना है। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी। नहीं, ये एक खोए हुए स्वर्ण युग, एक सतयुग को वापस लाने का एक बहुत शक्तिशाली सपना था। बिरसा ने लोगों को एक ऐसे सतयुग की याद दिलाई, एक ऐसा समय जब मुंडा लोग ईमानदारी से, सम्मान से जीते थे, जब उनका प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता था। अब आप खुद सोचिए, जो लोग अपनी जमीन, अपनी आज़ादी, सब कुछ खो चुके हों, उनके लिए यह सपना कितना पावरफुल रहा होगा। इसी एक सपने ने हजारों लोगों में एक नई जान फूंक दी थी। तो कैसा था ये स्वर्ण युग का सपना? इसमें दिकुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। लोग अपनी जमीन पर खुद खेती करते, झरने और नदियों पर बांध बनाते, पेड़ पौधे लगाते और आत्मनिर्भर बनते। ये एक ऐसी दुनिया का सपना था जिसमें मिशनरी, साहूकार, हिंदू जमींदार या ब्रिटिश सरकार, किसी भी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल ना हो, पूरी तरह आज़ादी। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। बिरसा मुंडा का ये जो महान विद्रोह था, जिसे उलगुलान भी कहते हैं, मतलब महान हलचल, इसका आखिर नतीजा क्या हुआ और आने वाले समय के लिए इसने क्या विरासत छोड़ी? हाँ, ये सच है कि बिरसा की मौत के साथ आंदोलन तो थम गया, लेकिन उसकी गूंज हमेशा के लिए रह गई। ये बेकार नहीं गया। इसने दो बातें एकदम साफ कर दी। पहली कि आदिवासी समुदाय अब अन्याय चुपचाप नहीं सहेगा, और दूसरी, इसने ब्रिटिश सरकार को एक जोरदार संदेश दिया कि उन्हें अपनी नीतियों के बारे में फिर से सोचना होगा। इस आंदोलन ने बदलाव के लिए एक मजबूत दबाव बनाया। और यहीं पर इस आंदोलन की सबसे ठोस, सबसे स्थायी विरासत सामने आती है। ये वो पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। इस कानून ने दीकुओं के लिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल बना दिया। इसने ये पक्का किया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को आसानी से बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये बिरसा के संघर्ष की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिरसा मुंडा का संघर्ष किस लिए था? जल, जंगल, जमीन और पहचान के लिए। आज 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। जब हम डेवलपमेंट, पर्यावरण और विस्थापन की बातें सुनते हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि बिरसा मुंडा का वह संघर्ष आज भी जिंदा है? शायद उसने बस अपना रूप बदल लिया है। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में नहीं, बल्कि अपने आज में ही खोजना होगा। तो 19वीं सदी का भारत आदिवासी समुदायों के लिए ये एक बहुत बड़े बदलाव, एक उथल-पुथल का दौर था। चलिए इस पूरी कहानी को एक ऐसे दूरदर्शी नेता की आंखों से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नेता जिसने खोए हुए सुनहरे दौर को वापस लाने का सपना देखा था। तो बात है 1895 की। बिरसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति सामने आता है और छोटा नागपुर के आदिवासी लोगों को, मतलब अपनी बातों से मोह लेता है। लोग मानने लगे थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। और वो वादा क्या कर रहा था? एक स्वर्ण युग में वापसी का। गुलामी से पूरी तरह आजाद एक ऐसा युग जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते थे। तो आखिर ये स्वर्णीय युग था क्या जिसके बारे में बिरसा बात कर रहे थे? कैसी थी ये खोई हुई दुनिया? देखिए, उनकी कल्पना में ये एक आदर्श अतीत था। एक ऐसा समय जब उनके लोग यानी मुंडा पूरी तरह सद्भाव से रहते थे, अपनी ही जमीन पर खेती करते थे और बाहरी लोगों के जुल्म से मतलब बिल्कुल आजाद थे। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि क्या खो गया था, पहले ये देखना होगा कि इस सारी उथल-पुथल से पहले आदिवासी समुदाय आखिर रहते कैसे थे। देखिए, औपनिवेशिक शासन से पहले पूरे भारत में आदिवासियों का जीवन जंगल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था।
मतलब उनकी पूरी संस्कृति, उनकी पहचान, सब कुछ जंगल पर ही निर्भर था और वो अपना जीवन मुख्य रूप से 4 तरीकों से जीते थे। तो सबसे पहले कई लोग झूम काश्तकार के। अब ये जो झूम खेती है, ये जंगल के साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का एक बहुत ही अनोखा और टिकाऊ तरीका है। इसमें होता क्या था कि जंगल के एक हिस्से को साफ किया जाता, वहां की वनस्पति को जलाया जाता, जिससे पोटाश वाली राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती और फिर कुछ साल वहां खेती की जाती। इसके बाद वो एक नई जगह चले जाते और पुरानी जमीन को कुदरती तौर पर फिर से हरा भरा होने के लिए छोड़ देते थे। मतलब ये तरीका जंगल के माहौल के लिए एकदम सही था। इससे प्रकृति को खुद को ठीक करने और फिर से उपजाऊ बनने का पूरा समय मिल जाता था और जंगल हमेशा जिंदा रहता था। फिर आते हैं दूसरे लोग, शिकारी और संग्राहक, जैसे उड़ीसा के खोंड समुदाय। इनका तो पूरा जीवन ही शिकार करने और जंगल से चीजें इकट्ठा करने पर चलता था। इसमें फल और जड़ों से लेकर कुसुम और पलाश जैसे कीमती फूल तक सब कुछ शामिल था, जिनका इस्तेमाल पता किस लिए होता था? कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए। तीसरा तरीका था पशुपालन का। कई समुदाय पशुपालक थे जो मौसम के साथ साथ अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे पंजाब के वन गुज्जर अपने मवेशियों के साथ, या कुल्लू के गद्दी अपनी भेड़ों के साथ, और कश्मीर के बकरवाल अपनी बकरियों के साथ। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही इनकी जिंदगी थी। और आखिर में चौथा तरीका था एक ही जगह बसकर खेती करने का। गोंड और संथाल जैसे कुछ समूह थे जो एक जगह टिककर साल दर साल एक ही खेत पर खेती करते थे। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश अधिकारियों को यही तरीका दूसरों के मुकाबले ज्यादा सभ्य लगता था। लेकिन ये पूरी दुनिया, ये जीने का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला था। क्यों? बाहरी लोगों के आने की वजह से, जिन्हें आदिवासी अपनी भाषा में कहते थे दीकू, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब था दुश्मन। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दीकू थे कौन? ये कौन बाहरी लोग थे जो इतनी नाराजगी और दुख की वजह बन रहे थे? देखिए, ये कोई एक समूह नहीं था। ये वो व्यापारी और महाजन थे जो आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाते थे। ये वो जमींदार थे जो उनकी जमीनें हड़प लेते थे। ये ईसाई मिशनरी थे जो उनकी संस्कृति की आलोचना करते थे। और इन सब के पीछे कौन था? ब्रिटिश सरकार, जिसकी नीतियां ही इस पूरे शोषण का आधार थीं। और इस बदलाव का सबसे पहला और सीधा असर पड़ा आदिवासी मुखियाओं पर। सोचिए, पहले उनके पास अपनी ताकत थी, अपने नियम कानून थे, लेकिन अब उनकी सारी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई। उन्हें अंग्रेजों के बनाए कानून मानने पर मजबूर कर दिया गया। नजराना देना पड़ता था। वो बस नाम के मुखिया रह गए थे जो अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकते थे। और फिर आए वो विनाशकारी वन कानून। अंग्रेजों ने जंगलों को, जो आदिवासी जीवन का केंद्र थे, सीधे सीधे राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित वन बना दिए और अचानक आदिवासियों को वहां रहने, झूम खेती करने या कुछ भी इकट्ठा करने से रोक दिया गया। वो फंस गए थे। बहुत से लोगों को इन नए वन गांव में अंग्रेजों के लिए सस्ते मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्थिक शोषण तो मतलब अपनी चरम सीमा पर था। रेशम के व्यापार का ही उदाहरण ले लीजिए। व्यापारी जो थे वो संथाल काश्तकारों से रेशम के कोकून्स सिर्फ 3 या 4 रुपए में खरीदते थे और फिर बिचौलिए उन्हीं कोकून को बाजार में 20 रुपए तक में बेच देते थे। सीधा 5 गुना मुनाफा। सारा का सारा पैसा बिचौलियों के जेब में और काश्तकारों के हाथ में कुछ भी नहीं। तो उन्हें गरीबी में, हताशा में धकेल दिया गया था। लेकिन क्या आदिवासी समुदायों ने ये सब अन्याय चुपचाप सह लिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका सामना किया। वो अपने हक के लिए लड़े और देखते ही देखते पूरे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। 1855 में संथालों ने विद्रोह किया। 1910 में बस्तर में, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ये कोई 1-2 अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं। ये तो अपनी आज़ादी और सम्मान के लिए एक लंबा और लगातार चलने वाला संघर्ष था। और इन सभी विद्रोहों के बीच हम वापस आते हैं बिरसा मुंडा पर। उनका आंदोलन इनमें से सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक बना, जो आगे चलकर इस प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। बिरसा का लक्ष्य एकदम साफ और क्रांतिकारी था। वो सभी दीकुओं को, मिशनरियों, महाजनों, जमींदारों और अंग्रेजों को भी बाहर निकालना चाहते थे।
और मकसद क्या था? एक मुंडा राज स्थापित करना जिसके मुखिया वो खुद हों। जाहिर है ब्रिटिश सरकार उनके राजनीतिक इरादों से घबरा गए और उन्होंने 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 साल तक वो जेल में रहे और फिर 1900 में हैजे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन भले ही उनका जीवन छोटा था और आंदोलन खत्म हो गया, उसका असर बहुत बहुत गहरा था। तो आखिर इस आंदोलन की विरासत क्या थी? देखिए, इसने 2 बहुत बड़ी और शक्तिशाली विरासतें छोड़ी। पहली, इसने सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जैसे कानून बनाने पर मजबूर किया, जिससे बाहरी लोगों के लिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरी, इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आदिवासी लोगों में अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत और ताकत दोनों है। और इसीलिए बिरसा की कहानी और उनके जैसे अनगिनत आदिवासी विद्रोहियों की कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अन्याय के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना इतना ज़रूरी क्यों है? उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होना आखिर क्यों इतना ज़रूरी है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश की पूरी दिशा ही बदल दी। ये कहानी है 1857 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क उठा था। और यकीन मानिए, आधुनिक भारत को समझने के लिए इस कहानी को जानना बेहद जरूरी है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक लड़ाई का सीन नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। यहाँ सिपाही और किसान जो अब तक अलग अलग लड़ रहे थे, अब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। समाज के इन अलग अलग तबकों का यही मिलना, यही गठबंधन था जिसने इस विद्रोह को इतना बड़ा बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजे रजवाड़े, आम किसान और सिपाही सबके सब दुनिया की सबसे मजबूत ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम विद्रोह की पूरी कहानी को समझेंगे, मतलब इसकी जड़ें कहाँ थीं, वो कौन सी नीतियाँ थीं जिनसे लोग परेशान थे, एक सिपाही कैसे बागी बन गया, फिर ये आग कैसे पूरे उत्तर भारत में फैली, कंपनी ने कैसे इसका जवाब दिया और आखिर में इसके नतीजे क्या हुए जिसने भारत का भविष्य तय कर दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी कि 1857 का विद्रोह कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो दशकों से धीरे धीरे सुलग रहे उस गुस्से का नतीजा था जो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ पनप रहा था। जरा सोचिए, जो राजवंश सदियों से राज कर रहे थे, एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर रही थी। नवाबों और राजाओं की सत्ता बस नाम की रह गई थी, उनकी सेनाएं भंग की जा रही थी। ये सिर्फ ताकत छीनने की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान और स्वाभिमान पर हमला था। रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई शासकों ने बातचीत से हल निकालने की कोशिश भी की, पर कंपनी सुनने के मूड में ही नहीं थी। और बात यही नहीं रुकी, कंपनी ने तो मुगल वंश को जड़ से ही खत्म करने का मन बना लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी और कैनिंग ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें लाल किला भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब मुगल सत्ता के ताबूत में ये आखिरी कील थी। अब शहरों से निकलकर जरा देहात की तरफ चलते हैं। कंपनी की जो लगान वसूलने की नीतियां थीं, उन्होंने तो जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। किसानों और जमींदारों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया गया था कि वो चुका ही नहीं पाते थे। नतीजा, लोग कर्ज में डूब गए और अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीनों से हाथ धो बैठे। और यही गुस्सा अब कंपनी की सेना में भी पहुंच रहा था। सिपाही अपने वेतन और सर्विस की शर्तों से खुश नहीं थे। ऊपर से नए कानून लाए जा रहे थे जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाते थे, जैसे कि उन्हें लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था। और ये मत भूलिए, ये सिपाही कौन थे? ये वर्दी पहने किसान ही तो थे। तो जो गुस्सा गांव में था, वो बहुत जल्द बैरकों में भी फैल गया। तो आप समझ रहे हैं कि बारूद पूरी तरह से तैयार था। माहौल में गुस्सा, बेचैनी और अविश्वास सब कुछ था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी एक ऐसी वजह से भड़की जिसने आग लगा दी। चलिए देखते हैं कि कैसे हुआ ये सब। देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अकेले विरोध किया, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन ये आग बुझी नहीं। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और अगले ही दिन 10 मई को पूरी रेजिमेंट ने बगावत कर दी और दिल्ली की ओर मार्च शुरू कर दिया।
ये मेरठ की वो शाम थी जब विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सिपाहियों ने जेल पर धावा बोल दिया, अपने साथियों को छुड़ाया और अंग्रेज अफसरों को मार डाला। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये कंपनी राज के हर निशान के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग था। उस समय के एक सिपाही सीताराम पांडे ने बाद में लिखा कि माहौल कैसा था। उन्होंने बताया कि सिपाहियों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस एक अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को भड़का दिया। उन्हें लगा कि ये उनके धर्म पर सीधा हमला है। अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। जो चीज एक सिपाही विद्रोह के तौर पर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक आम जनता के विद्रोह में, एक जन विद्रोह में बदल गई। मेरठ के बागी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही होशियार कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। शुरू में तो बहादुर शाह तैयार नहीं थे, पर उन्हें मानना पड़ा। उनके नाम जुड़ जाने से इस विद्रोह को एक पहचान मिल गई, एक वैधता मिल गई और दिल्ली इसका सबसे बड़ा सेंटर बन गया। और विद्रोह की ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी। जल्द ही ये कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एक एक करके पूरे उत्तर भारत में फैल गई। हर जगह स्थानीय नेता उठ खड़े हुए और आम लोगों ने भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह की एक और खास बात थी कि इसका कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। कानपुर में नाना साहब थे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी तो बिहार में कुंवर सिंह। हर इलाके का अपना नेता था। ये एक तरह से इसकी ताकत भी थी, लेकिन आगे चलकर यही इसकी एक बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। अच्छा, इतना बड़ा विद्रोह देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी चुप बैठने वाली तो थी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। अब हम देखेंगे कि कंपनी ने इस बगावत को कुचलने के लिए किस तरह का क्रूर और दमनकारी युद्ध छेड़ा। ब्रिटिश जवाबी हमला बहुत बड़ी पैमाने पर और बहुत ही बेरहमी से किया गया। इंग्लैंड से और भी सेना बुलाई गईं। उनका सबसे पहला निशाना था दिल्ली, विद्रोह का केंद्र। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना एक लंबी और बहुत खूनी लड़ाई साबित हुई। कंपनी ने विद्रोह को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सितंबर 1857 में दिल्ली पर वापस कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई। फिर मार्च 1858 में लखनऊ और जून 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई भी वीरगति को प्राप्त हुईं। एक एक करके विद्रोह के सारे केंद्र दबा दिए गए। इस पूरी लड़ाई को खत्म करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब देखते हैं कि 1857 के बाद वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का शासन छीन लिया गया। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश महारानी का राज हो गया, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं। कंपनी राज खत्म हुआ और ताज का शासन शुरू हुआ। इसके अलावा भी कई बड़े बदलाव हुए। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से वादा किया कि अब उनके राज्य नहीं हड़पे जाएंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई और गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती बढ़ाई गई। ये सीधे तौर पर फूट डालो और राज करो की नीति थी। साथ ही उन्होंने तय किया कि वो अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ये सारे फैसले 1857 के सबक थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने उपनिवेशवाद के एक दौर को खत्म किया और एक नए, ज्यादा सीधे और ज्यादा संगठित राज की शुरुआत की। और हाँ, इसी विद्रोह की राख से भविष्य में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये सच है कि 1857 का विद्रोह अपने फौरी मकसद में नाकाम रहा, लेकिन क्या इसने आगे चलकर एक साझी भारतीय पहचान बनाने में मदद की, या फिर इसने समाज में जो हिंदू मुस्लिम या दूसरी दरारें थीं उन्हें और भी गहरा कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। आज बात करेंगे 1857 के उस महान विद्रोह की, एक ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसे कई लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा था। तो चलिए आज इस कहानी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक राइफल, सिर्फ एक राइफल ने इतने बड़े साम्राज्य को हिला कैसे दिया? कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, पर एक बात साफ है,
ये कहानी सिर्फ एक कारतूस की नहीं है। ये तो बस वो चिंगारी थी। असली कहानी तो उन शिकायतों की है, उस गुस्से की है जो सालों से मतलब दशकों से लोगों के दिलों में सुलग रहा था। देखिए, कोई भी बड़ा धमाका अचानक नहीं होता, उसके लिए बारूद पहले से जमा होता है। और 1857 से पहले का भारत बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरफ से ऐसी वजहें जमा हो रही थीं जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थीं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हड़पने की जो नीति थी ना, उसने भारतीय शासकों की नींद उड़ा रखी थी। सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक रियासतें कंपनी के कब्जे में जा रही थी। और हद तो तब हो गई जब कंपनी ने अपने वफादार साथी अवध को भी नहीं छोड़ा। सोचिए बाकी राजाओं के मन में क्या डर बैठा होगा कि भाई आज ये तो कल हमारी बारी है। और इस काम में उनका सबसे बड़ा हथियार था ये व्यपदत्त का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की ये पॉलिसी बड़ी सीधी थी मगर बहुत खतरनाक। मतलब अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज खत्म, वो सीधे कंपनी का हो जाएगा। कोई किसी बच्चे को गोद लेकर उसे वारिस नहीं बना सकता। और इसी एक पॉलिसी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई ताकतवर शासकों को कंपनी का कट्टर दुश्मन बना दिया। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर, और यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। एक तरफ किसानों और जमींदारों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनकी कमर ही टूट गई। दूसरी तरफ इंग्लैंड की मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में भर गया। नतीजा, हमारा सदियों पुराना कपड़ा उद्योग, हमारी दस्तकारी, सब कुछ तबाह हो गया। लाखों कारीगर, बुनकर, शिल्पकार रातों रात बेरोजगार हो गए। और फिर बात आती है समाज और धर्म की। आम लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति, उनके धर्म, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। सती प्रथा को बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, भले ही ये अच्छे कदम थे, पर उस वक्त के लोगों को ये अपनी परंपराओं में सीधा दखल लगा। कमाल की बात तो ये है कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी शख्स की नज़र से देखा गया कि ये सब उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने की एक चाल है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन भारतीय सिपाहियों के दम पर कंपनी का राज टिका था, वो खुद भी खुश नहीं थे। सोचिए, सेना में लगभग 87% भारतीय सिपाही थे, मतलब पूरी सेना की रीढ़ थे वो लोग। लेकिन उनके साथ होता था भेदभाव। तनख्वाह गोरे सिपाही से कम, तरक्की के मौके नहीं, और ऊपर से उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने का आदेश दिया जाता था, जो उस जमाने में बहुत से लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो माहौल पूरी तरह तैयार था। गुस्सा, डर, असंतोष सब कुछ था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। अब हुआ ये कि एक अफवाह फैल गई कि इस राइफल के जो कारतूस हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और इन कारतूसों को चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इस एक अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को आग बबूला कर दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इस शहादत ने आग में घी का काम किया, और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों को मारा, जेल तोड़ दी और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और जब ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया और उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस एक कदम ने इस विद्रोह को वैधता दे दी, एक पहचान दे दी। अब ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत नहीं रही, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई। दिल्ली में जो आग लगी थी वो अब पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैलने लगी, और हर जगह इस आग को हवा देने के लिए एक से बढ़कर एक दमदार नेता सामने आए, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में सचमुच दम कर दिया। इस टेबल पर एक नजर डाले। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में थे नाना साहेब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे, और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिहार में कुंवर सिंह जैसे 80 साल के योद्धा ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। शुरुआती जीतें मिली, जबरदस्त बहादुरी भी दिखाई गई, लेकिन सच तो यह है कि 1 साल के अंदर ही इस महान विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विद्रोह भले ही नाकाम हो गया, लेकिन इसने जो असर छोड़ा उसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोह नाकाम क्यों हुआ? वजह साफ है। एक तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास बेहतर हथियार थे, पैसा था और सबसे जरूरी टेलीग्राफ और रेलवे जैसा तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क था। उनकी कमान एक थी। दूसरी तरफ थे हमारे विद्रोही, बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई साफ प्लान नहीं था। और एक कड़वा सच ये भी है कि भारत के ही कई बड़े रजवाड़ों और पढ़े लिखे तबके ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। तो अब देखते हैं इसके नतीजे क्या हुए। विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। यहीं से ब्रिटिश राज का दौर शुरू होता है। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा और सेना को भी पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि दोबारा ऐसा कोई विद्रोह सिर न उठा सके। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर भारत पर राज करना है तो कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कुछ वादे किए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को खत्म कर दिया गया। भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी। गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दे दी गई और ये भी वादा किया गया कि अब उनके धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं जो आज तक पूछा जाता है। ये था क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं, या जैसा कि वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों ने कहा, ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी? आप इसे कोई भी नाम दें, सिपाही विद्रोह कहें या आज़ादी की पहली लड़ाई, एक बात तय है, 1857 एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये वो पल था जब पहली बार इस देश के अलग अलग हिस्सों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए। ये विद्रोह भले ही उस वक्त सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद का वो बीज बो दिया जो 90 साल बाद आज़ादी के एक बड़े पेड़ के रूप में उगा। कभी सोचा है कि जब किसी देश पर कोई और हुकूमत करता है तो उसके शहरों का क्या होता है? आज हम सब मिलकर जरा समय में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि ब्रिटिश राज में भारत के शहर आखिर कैसे बदले। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम मिसाल लेंगे हमारी अपनी शाही राजधानी दिल्ली की। तो सवाल ये उठता है कि जब हुकूमत बदलती है तो क्या सिर्फ झंडे बदलते हैं या फिर किसी शहर की पूरी रूह ही बदल जाती है? सोचिए, उसकी गलियां, उसका बाजार, उसकी पहचान, सब कुछ। चलिए दिल्ली की कहानी के जरिए हम इसी बदलाव की गहराई में उतरते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ है मछलीपट्टनम, जो 17वीं सदी में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, और दूसरी तरफ एक नया औपनिवेशिक बंदरगाह। अंग्रेजों के आने से हुआ ये कि सत्ता के केंद्र ही बदल गए। पुराने शहर कमजोर पड़ने लगे और उनकी जगह ले ली बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नए प्रेसिडेंसी शहरों ने। असल में यही वो शहर थे जहां से अंग्रेज अपना शासन और व्यापार चलाते थे, तो जाहिर है उनके लिए ये सबसे जरूरी थे। और देखिए, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, विशहरीकरण। अंग्रेजी में कहें तो डीअर्बनाइजेशन। सीधा सा मतलब है शहरों का पतन, जब वो अपनी आबादी, अपना असर खोने लगते हैं। 19वीं सदी में भारत के कई पुराने फले फूले शहरों के साथ ठीक यही हुआ। और हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूपीएससी या पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी काफी जरूरी है। तो दिल्ली की इस कहानी में हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह से पहले की दिल्ली कैसी दिखती थी। फिर हम जानेंगे कि कैसे उस शहर का विनाश हुआ। उसके बाद समझेंगे कि कैसे एक नई शाही राजधानी बनाई गई, और आखिर में देखेंगे कि कैसे पार्टीशन ने दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 1857 से भी पहले के दौर में। उस समय की दिल्ली, जिसे हम सब शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं, मुगल सत्ता और संस्कृति का एक बेहद शानदार केंद्र हुआ करती थी। जरा इस तस्वीर में झांक कर देखिए, ये है 1858 का शाहजहानाबाद। शहर की धड़कन हुआ करता था लाल किला और वो आलीशान जामा मस्जिद, और उसकी नसें थीं चांदनी चौक जैसी सड़कें जहां दिन रात चहल पहल रहती थी। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि संस्कृति और कला का एक जीता जागता मरकज था। तो शाहजहानाबाद की आत्मा क्या थी?
जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो यमुना नदी के किनारे सांस लेता था, जहां अमीरों की बड़ी बड़ी भव्य हवेलियां थीं, तो वहीं दरगाहों और खानकाहों से सूफी संस्कृति की महक आती थी। इसकी पहचान थी इसकी घुमावदार गलियां और शायरों से गुलजार मोहल्ले। ये सिर्फ शहर नहीं, ये अपने आप में एक पूरी तहजीब थी। और फिर आया साल 1857। ये विद्रोह दिल्ली के लिए एक ऐसा विनाशकारी मोड़ साबित हुआ जिसने इस शहर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिल्ली के इस औपनिवेशिक इतिहास में ये 3 तारीखें सब कुछ बदल देती हैं। 1803, जब अंग्रेज मराठों को हराकर दिल्ली में दाखिल हुए। 1857, जब दिल्ली विद्रोह का केंद्र बनी और उसने भयानक तबाही झेली। और फिर 1911, जब इसे ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बना दिया गया। इस तबाही को महान शायर गालिब के शब्दों से बेहतर और कौन बयान कर सकता है। उन्होंने लिखा कि कैसे अंग्रेजों के शहर में दाखिल होने पर कत्लेआम हुआ और लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर से भागने पर मजबूर हो गए। उनके ये शब्द उस दर्द को बयान करते हैं जो दिल्ली ने उस वक्त महसूस किया था। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने शहर की पहचान को मिटाने की कोशिश की। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया गया। शहर का 1/3 हिस्सा, सोचिए 1/3, मलबे में तब्दील कर दिया गया। अपनी सुरक्षा के नाम पर लाल किले के आसपास का पूरा इलाका साफ कर दिया गया। और तो और, जामा मस्जिद पर भी 5 साल के लिए ताला लगा दिया गया। ये शहर के दिल पर लगे बहुत गहरे जख्म थे। लेकिन कहते हैं ना, इसी विनाश की राख से एक नए निर्माण की कहानी शुरू हुई। अंग्रेजों ने अब एक ऐसी शाही राजधानी बनाने का फैसला किया जो उनकी ताकत और उनकी व्यवस्था का प्रतीक बने। और इस बड़े फैसले का ऐलान हुआ 12 दिसंबर 1911 को। उस दिन किंग जॉर्ज पंचम के लिए एक भव्य दिल्ली दरबार सजाया गया था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाना ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव था। अंग्रेज दिल्ली के गौरवशाली इतिहास पर अपनी शाही हुकूमत की मोहर लगाना चाहते थे। ये तस्वीरें 2 अलग-अलग दुनियाओं की कहानी कहती हैं। एक तरफ है जामा मस्जिद की वो शान जो मुगल सत्ता का प्रतीक थी, और दूसरी तरफ है वाइसराय का महल जो आज का राष्ट्रपति भवन है और जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था। मतलब एक ही शहर में 2 अलग-अलग सल्तनतें एक साथ खड़ी थी। तो इस शाही शहर को बनाया कैसे गया? इसकी जिम्मेदारी मिली एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। उन्होंने पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी को चुना। जहां पुराने शहर में तंग घुमावदार गलियां थीं, वहीं नई दिल्ली में बनाई गईं चौड़ी सीधी सड़कें और आलीशान बंगले। मकसद एकदम साफ था, पुराने शहर की अव्यवस्था के ठीक उलट एक ऐसा व्यवस्थित और साफ सुथरा शहर बनाना जो ब्रिटिश राज की श्रेष्ठता का प्रतीक हो। और अब हम इस शहर के इतिहास में एक और बहुत बड़े नाटकीय बदलाव पर आते हैं, यानी भारत के विभाजन के बाद का दौर। अब जरा इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 5 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, पार्टीशन के बाद दिल्ली की आबादी में जैसे एक तूफान सा आ गया। शहर के करीब 2/3 मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उनकी जगह ले ली पंजाब से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने। ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट था। ये तस्वीर उस दौर की असल हकीकत बयां करती है। लोगों को बसाने के लिए बड़े बड़े शरणार्थी शिविर बनाए गए और लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी नई कॉलोनियां बसाई गई। इन लोगों ने अपना सब कुछ खोकर अपनी जिंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू की। और सच तो ये है कि उनके इसी संघर्ष और हिम्मत ने दिल्ली को एक नया चेहरा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि विभाजन ने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया। खासकर पंजाब से आए लोगों ने शहर के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दिल्ली की बोली, यहाँ का खान पान, पहनावा और यहाँ तक कि काम काज करने का तरीका सब कुछ एक नई शक्ल ले रहा था। तो दिल्ली की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अतीत में लिए गए फैसले, चाहे वो औपनिवेशिक हुकूमत के हों या विभाजन के, वो आज भी हमारे शहरों को किस तरह से आकार दे रहे हैं। जरा सोचिए, अपने ही शहर के सड़कों और इमारतों में इतिहास की न जाने कौन-कौन सी परतें दबी हुई हैं। चलिए, एक ऐसे शहर की कहानी में चलते हैं जिसकी पहचान एक नहीं बल्कि 2 है। एक ऐसा शहर जो एक ही साथ सदियों पुराना भी है और एकदम नया भी। और कमाल की बात यह है कि दोनों पहलू साथ साथ जीते हैं।
तो सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली सच में एक शहर है या दो? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही जमीन पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसाई गई और हाँ, एक दूसरे से टकराई भी। पहली नजर में देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है शाहजहां का बसाया हुआ शाहजहानाबाद, जिसकी गलियां तंग हैं, भीड़ है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज की बनाई नई दिल्ली, एकदम खुली प्लान की हुई सड़कें। ये सिर्फ दो डिजाइन नहीं है, ये तो सोचने के दो अलग तरीके हैं, दो अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, थोड़ा पीछे 17वीं सदी में, मुगल सल्तनत की उस शानदार राजधानी में जिसे शाहजहानाबाद कहते थे। ये जो मशहूर लाइन लाल किले में लिखी है ना, कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये शाहजहानाबाद का असली मकसद बताती है। इसे वाकई धरती पर एक जन्नत की तरह बनाया गया था, जो मुगलों की शानो शौकत का प्रतीक बने। देखिए, लाल किले की वो शान हो या जामा मस्जिद की वो भव्यता, शाहजहानाबाद अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का शहर नहीं था, बल्कि सूफीवाद, शायरी और कला का एक धड़कता हुआ दिल था। लेकिन ये दुनिया, ये जन्नत अब बिखरने वाली थी, और वजह थी भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी और उथल-पुथल वाली घटना। सत्ता का बदलना तो धीरे धीरे हो ही रहा था, लेकिन 1857 का गदर एक ऐसा तूफान बनकर आया जिसने दिल्ली की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बहुत ही क्रूर और निर्णायक मोड़ था। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों का जो जवाब था वो बहुत भयानक था। उन्होंने सिर्फ शहर पर वापस कब्जा नहीं किया, उन्होंने तो जैसे उसकी रूह को ही बदलने की ठान ली थी। और इसका असर दिल्ली के नक्शे और उसकी तहजीब पर आज तक दिखता है। समझने वाली बात यह है कि ये कोई जंग में हुआ मामूली नुकसान नहीं था, ये एक सोची समझी कोशिश थी मुगल दिल्ली के दिल को, उसकी पहचान को तोड़ने की, उसकी मस्जिदें, उसके महल, सब कुछ। तो एक दौर के मलबे पर अब दिल्ली के लिए एक बिल्कुल नई, एक शाही सोच ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और फिर साल आया 1911। एक बहुत बड़े दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं, दिल्ली होगी। और यहाँ से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। वायसरॉय हाउस से लेकर चौड़े चौड़े किंग्सवे तक ये शहर आम लोगों की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसके अनुशासन को दिखाने के लिए बनाया गया था। हवेली और बंगले का ये फर्क सिर्फ बनावट का नहीं है, ये समाज में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। जहां पहले पूरा कुनबा साथ रहता था, सामुदायिक जीवन था, अब उसकी जगह ले ली थी निजी जिंदगी ने, एक सिंगल परिवार ने। तो सवाल ये है कि आज ये दो इतने अलग अलग शहर मिलकर दिल्ली की एक मिली-जुली पहचान कैसे बनाते हैं? जरा 1931 की जनगणना के इन आंकड़ों को देखिए, ये सारी कहानी कह देते हैं। पुरानी दिल्ली में 1 एकड़ में 90 लोग रहते थे और नई दिल्ली में सिर्फ 3। मतलब फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ वो भीड़ भरी दुनिया और दूसरी तरफ खुलापन ही खुलापन। और आज दिल्ली की पहचान इन्हीं दोनों से मिलकर बनती है। एक तरफ उसकी वो ऐतिहासिक रूह है जो पुरानी दिल्ली की गलियों में बसती है, और दूसरी तरफ उसकी वो आधुनिक बनावट जो नई दिल्ली की सड़कों पर दिखती है। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो दिल्ली की कहानी असल में इतिहास की कई परतों की कहानी है, और ये सवाल आज भी कहीं न कहीं हमारे जहन में रहता है कि इसकी असली पहचान आखिर है क्या? वो मुगल आत्मा या फिर वो शाही विरासत?